गुड इवनिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर। मैं पुष्पांजलि, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स कैरू। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से आपकी क्लासेस जो हैं वो कॉलेज के अंदर मंडे और ट्यूसडे को लग रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम पूरे हफ्ते हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। तो क्योंकि गांव का इलाका है और वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आपसे जो है जूम के थ्रू जो है क्लासेस आपकी ली जाएं उसी टाइम पे लाइव। तो इस वजह से मैं जो हूँ यूट्यूब के ऊपर अपने जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड करके, यूट्यूब चैनल है मेरा माई स्टडी एड, उसके ऊपर मैं उनको पोस्ट कर रही हूँ। और आपके साथ मैं वो लिंक शेयर करूँगी, आप किसी भी वक्त उस लेक्चर को देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है, उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या जिसको हम वित्तीय लेखांकन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, इसकी जो बुक आपको लेनी है, जो रिकमेंडेड बुक है आपकी, वो है DK गोयल की बुक है। ये बुक आपको परचेज करनी है। इस बुक से हम अपनी स्टडी जो है वो करेंगे। आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आए थे उनको मैंने फर्स्ट चैप्टर कुछ करवाया था, लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि उन बच्चों का भी जो चैप्टर है वो दोबारा से रिवाइज भी हो जाए और बाकी सब भी कहीं पीछे ना रह जाए। सो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका एक फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, या लेखांकन का अर्थ एवं क्षेत्र। तो लेखांकन क्या है या अकाउंटिंग क्या है? आप 11th और 12th में अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, या अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए उसके पास 11th 12th नहीं भी है, तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज का काम करती है। जब भी आप अकाउंटिंग के बारे में अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में आएगा कि ये अकाउंट, वो अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज के तौर पे अगर आप देखते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है अकाउंटिंग को समझना। हम जब भी अगर हमें किसी से कोई बात कहनी हो, अपने बारे में कोई बात कहनी हो, तो हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला उसको समझ सके। जब आप बिजनेस करते हो, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है ये रियल पर्सन, हमारी तरह से रियल पर्सन नहीं है, एक्चुअल पर्सन नहीं है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कानूनी तौर पर उसको एक पर्सन माना गया है, व्यक्ति माना गया है, बस वो रियल नहीं है, अनरियल है। तो जब इस आर्टिफिशियल पर्सन को अपने बारे में आपको कुछ बताना होगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, कितनी इनकम हुई है, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके कितने दायित्व हैं, उनका क्या मतलब है, जब इस आर्टिफिशियल पर्सन को अपने बारे में आपको ये सब चीज़ें बतानी होंगी तो वो कैसे बताएगी? उसको एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है जो इस आर्टिफिशियल पर्सन की, कंपनी की मदद करती है अपने बारे में आपको बताने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग को इस तरीके से समझ के चलेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे समझना। अकाउंटिंग का मेन जो मकसद होता है, या जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका मेन मकसद होता है कम्युनिकेशन, संचार करना, कम्युनिकेट करना अपने बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में। 2 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग के बारे में, और ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बड़े ही अच्छे और ध्यान से समझेंगे। पहली आपकी डेफिनेशन है जो आपकी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA बोलते हैं हम जिसको, अमेरिका की ये एक इंस्टीट्यूट है, इसने डेफिनेशन दी है। सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। हिंदी में इसका मतलब है कि लेखांकन एक जो है एक तरीके से ये एक कला है, एक तरीके से लेन देनों को
या घटनाओं को रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने, उनका जो है समराइज करने में, ऐसी लेन देन को, ऐसी घटनाओं को जिसका कोई वित्तीय चरित्र होना चाहिए, और उनके फिर परिणामों की व्याख्या करना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है कि आप जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, कोई भी आपकी कंपनी में या बिजनेस में लेन देन हो रहा है, कोई घटना घट रही है, कोई परचेजिंग हो रही है, सेल हो रही है, कोई भी आप किसी भी तरीके का काम आप करते हो जो किसी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, जो वित्तीय चरित्र का है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसे से रिलेटेड है वो, जिसको आप पैसे के रूप में माप सकते हो, इस तरीके के सभी लेन देनों को और सभी घटनाओं को हम रिकॉर्ड करते हैं कहीं पे, उसका हम वर्गीकरण करते हैं और उसको हम समराइज करते हैं, संक्षेप में उसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या मतलब है, और फिर हम उसके जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है, जो भी हमारे परिणाम निकलते हैं, फिर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि ये जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने वर्गीकरण किया है जिन भी आंकड़ों का, उसका क्या मतलब आखिर में निकल के आ रहा है। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, उसने भी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of the information। तो यहाँ पे इन्होंने अकाउंटिंग को प्रोसेस बताया है, ये एक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग कोई एक घटना नहीं है जो एक बार घट जाती है साल में एक बार, किसी एक दिन। ये एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आप क्या करते हो, आप जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो वित्तीय इन्फॉर्मेशन आपकी जो होती है, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी आपके लेन देन, जैसे कि मैंने बताया, उस सारी इन्फॉर्मेशन को, सूचना को आप पहचानते हो, उसकी पहचान करते हो, उसको आप मापते हो, और फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करते हो, उसका संचारण करते हैं, दूसरे को आप बताते हो। इस जो भी आपने जिस रिकॉर्ड उनको एक बुक्स में लिखकर या एक तरह से एक तरीके से रिकॉर्ड करके, ताकि जो भी यूज़र हैं, जिसको भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी उसके उपभोग करता है, वो उस सूचना से क्या कर सके, उस सूचना से वो अपनी जजमेंट कर सके, मतलब अपने फैसले ले सके, और निर्णय भी कैसे हो, इन्फॉर्म्ड निर्णय हो। इन्फॉर्म मतलब उनको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी हो, जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसके बारे में हर तरीके से उनके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी प्रोवाइड कराती है आपकी अकाउंटिंग। जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको बहुत से फैसले लेने होते हैं, बहुत से आपको डिसीजन लेने होते हैं। बिजनेस आप चला रहे हो तो रोज़मर्रा के आपके खर्चे होते हैं, आपको आपके यहाँ पे अगर लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनको सैलरीज देनी होती हैं, आपको मटेरियल खरीदने पड़ते हैं, आपकी सेल हो रही होती है, परचेज आप करते हो बहुत सारा सामान, आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, अगले साल आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो या थोड़ी मंदी आ रही है, तो बहुत से फैसले होते हैं आपके पास जो आपको बिजनेस से रिलेटेड करने होते हैं। ये फैसले आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं पता हो, और यही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आंकड़ों के रूप में अकाउंटिंग आपके सामने रख देती है। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को देखते हो, उसमें से जो जो आपको ज़रूरी लगता है उसको निकालते हो, उसको आप इंटरप्रेट करते हो, उससे आप उसकी आप एक व्याख्या करते हो, और फिर आप उसका इस्तेमाल करके भविष्य को लेकर अपने निर्णय लेते हो। ये काम होता है आपका अकाउंटिंग का। ये एक बेसिक आपका अकाउंटिंग का मीनिंग है। इसको अगर आप समझते हुए आगे चलेंगे तो बहुत ही आपका अकाउंटिंग को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसको एक भाषा के रूप में हम लेके चलेंगे। इन्हीं डेफिनेशंस को, जो भी हमने अभी मीनिंग पढ़े हैं, इसी को हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इसका हम कह सकते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की, लेखांकन की जो विशेषताएं हैं, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि लेखांकन एक कला तो है ही, कला है क्योंकि आप इसमें पूर्व निर्धारित कुछ आपके उद्देश्य होते हैं जिसको आप पूरा करने के लिए काम करते हो, तो ये कला तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ ये विज्ञान भी है। विज्ञान ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। कुछ आपके पास एक संगठित ज्ञान की शाखा होती है, आपके पास बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन टेक्निक्स होती हैं, आपकी सिद्धांत होते हैं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ये स्टैंडर्ड्स, को हम बोलते हैं प्रमाप हिंदी में,
ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो ये सिर्फ कला ही नहीं है, ये कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, बल्कि ये एक साइंस भी है। दूसरा है कि हम इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, जितने भी लेन देन होते हैं, पर उन लेन देनों की प्रकृति ये होती है कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, वित्तीय चरित्र होता है उनका। ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हजारों तरह की घटनाएं घटनी है, हजारों तरह के लेन देन होते हैं। आप सामान खरीदते हो, आप सामान बेचते हो, आप सामान बनाते हो, आप वेजेस पे करते हो, सैलरी पे करते हो, टेलीफोन का बिल पे करते हो, स्टेशनरी खरीदते हो, पेपर खरीदते हो, पेन खरीदते हो, ये सारा स्टेशनरी में आ जाता है। तो बहुत सारे लेन देन आप एक बिजनेस में एक साल में करते हो, और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो, लेकिन जो ऐसी भी होती है जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। जैसे मान लीजिए हड़ताल हो जाती है, या कोई मैनेजर छोड़ के चला जाता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो बीमार हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है, प्रबंध जो आपके मैनेजमेंट है और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, बहुत सी घटनाएं घटती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अकाउंटिंग में जो है हम उन्हीं घटनाओं को या उन्हीं लेन देनों को लेते हैं जिनका एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, वित्तीय चरित्र होता है, जिसको आप पैसे के तौर पे जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हम सिर्फ उन्हीं मामलों को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को हम कम्युनिकेट इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हर एक लैंग्वेज की अपनी खासियत होती है, हिंदी अलग होती है, इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है, तो आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो, पर हर लैंग्वेज की जो खासियत होती है वो उसी की होती है। और दूसरी बात, जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, जैसे हड़ताल हो जाना, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपकी मान लीजिए मैनेजर है, उसकी डेथ हो जाना, या मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में लड़ाई हो जाना, तो इन सारी चीज़ों को आप मनी के तौर पे, क्योंकि बड़ी आसानी से आप इनको शो नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेके चलते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। ये अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है, क्योंकि आप इनमें उन घटनाओं को नहीं शामिल कर सकते जिसको आप पैसे के रूप में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं भी होती है, हर भाषा की सीमा होती है, तो अकाउंटिंग की ये एक सीमा है कि हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ उन्हीं को ले सकते हैं। हम इसमें वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का या वर्गीकरण का मतलब होता है जो एक नेचर की जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, एक ही प्रकृति के जितने लेन देन हैं, उन सबको हम एक अकाउंट में रखते हैं, एक जगह पे रखते हैं। तो जितनी भी आपकी परचेज हैं उन सबको आप परचेज में रखोगे, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल है उसको आप सेल अकाउंट में रखोगे, डेप्रिसिएशन जो है उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालोगे, एसेट को आप एसेट के अकाउंट में डालोगे। तो हम एक प्रकृति की सारी ट्रांजेक्शन्स को उसी की जो भी अकाउंट बनाते हैं हम उसमें ही डालते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट परचेज अगर की है तो उसको आप परचेज अकाउंट में डालते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और अकाउंट में रख दोगे। तो हम इस तरह से वर्गीकरण करके चलते हैं ताकि हमें एक जैसी चीज़ें जो है वो एक जगह पे मिल जाए, एक जैसी इंफॉर्मेशन एक जगह से हमें आसानी से मिल जाए, इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण हमने कर लिया, उसके बाद हम करते हैं समराइज, या हम उसको सारांश करते हैं। सारांश में आपने 2 अकाउंट पढ़े होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सारांश का मतलब होता है जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। हालांकि हम एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रख रहे हैं, पर फिर भी उन अकाउंट्स की संख्या जो है काफ़ी सारी होती है। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, उन सारे अकाउंट्स के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको हम 3 स्टेटमेंट्स के अंदर, या हम कहें मोटा मोटा 2 स्टेटमेंट्स के अंदर बांट लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन दोनों के अंदर को रख लेते हैं उनके परिणामों को, और फिर ताकि हमें एक जगह पे क्या कहते हैं उसको, समरी के तौर पे हमें सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए, और फिर इनके बेसिस पे हम आगे डिसीजन ले सके और हमें सारे अकाउंट्स खोल के ना देखने पड़े। तो हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है इससे। ठीक है। और भाषा का वैसे भी अगर जितना ईजी जो भाषा आपको समझा सकती है वो उतनी ही बेहतर होती है। तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट्स निकाला है, जो भी हमारे परिणाम निकले हैं, उसको हम फिर इंटरप्रेट करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं। अगर आप समझ ही नहीं सकते कि आपके सामने क्या रखा गया है, अगर आपके जो परिणाम आए हैं वो आप समझ नहीं सकते, उससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर उन परिणामों का कोई फायदा भी नहीं होता है।
लास्ट में आप क्या करते हो, जो भी परिणामों की आपने व्याख्या की है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने निकाला है उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के, उसको आपको फिर कम्युनिकेट करना होता है। भाई जिस पर्सन को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, अगर उस पर्सन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर ये सारी की सारी जो आपने अभी तक जो भी आपने काम किए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, और हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग का मेन रोल ही आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि अकाउंटिंग क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली हमने, अब हम इसके फंक्शन समझ लेते हैं। और आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, चाहे आप अकाउंटिंग के मीनिंग की बात कर लो, चाहे आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, या आप उसके फंक्शन की बात कर लो, या आप उसके ऑब्जेक्टिव्स की या उद्देश्यों की बात कर लो, सभी की सभी आपको सब में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, समानता मिलेगी। फंक्शन जो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम यहाँ पे खास तौर पे बात कर रहे हैं, वो है ये 7 फंक्शन होते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आप रखते हो, नियमित रूप से नियमित खाते आप बनाते हो। पूर्ण रिकॉर्ड होता है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हो, तो वो बिल्कुल सिस्टमैटिक बनते हैं, नियमित बनते हैं। आप जो भी आपने रिपोर्ट्स रिकॉर्ड बनाए हैं उनसे आप कुछ रिजल्ट्स आपके निकलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं कि हमारा इतना नेट प्रॉफिट है, या नेट लॉस है, या ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस है, या हमारी बैलेंस शीट इस तरीके से ये हमारी एसेट है, लाइबिलिटी है, इन रिजल्ट्स को फिर आपको कम्युनिकेट करना होता है, या उनको जो भी आपके जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसी इन्फॉर्मेशन की, उनको आपको सूचना प्रदान करनी होती है। तीसरा जो इसका कार्य होता है, क्या करती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करती है आपकी एसेट्स, जो आपकी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, जैसे आपका कैश हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक में कितना पैसा है, स्टॉक हो गया, स्टॉक का मतलब है जो मटेरियल है आपका, वो कितना है। मटेरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा काम है किताबें छापना, तो जो कागज या जो शाही मैं यूज करती हूँ उस किताब को छापने के लिए, वो मेरा मटेरियल है। या जो धागा या गोंद उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो लगता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल, या रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो, कच्चा माल भी हम बोल सकते हैं इसको। उसका स्टॉक, उसको जो कितना है वो हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। या आपके देनदार कितने होते हैं, आपके क्रेडिटर कितने हैं, आपके डेटर कितने हैं। क्रेडिटर जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जिनको आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, जिनसे आपने उधार माल खरीद रखा है, ठीक है, और उनको आपको पेमेंट करनी है, वो आपके लिए क्रेडिटर होता है। डेटर होता है जो आपको पे करेगा, ठीक है। तो एक होता है क्रेडिटर और एक होता है डेटर। डेटर वो होता है जिससे आपको पैसा लेना है, और क्रेडिटर वो होता है जिसको आपको पैसा देना है। इस क्रेडिटर के लिए आप डेटर होते हो क्योंकि इसको आपको पैसा देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रिलेशनशिप चलती है। आपकी एसेट्स की जो भी संपत्तियां हैं उसकी ये रक्षा करता है। किस तरीके से? क्योंकि अकाउंटिंग में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है, तो इससे आप जो आपकी एसेट है उसके ऊपर आप नियंत्रण रख सकते हो। आपको पता है हर साल आपकी कितनी एसेट हो रही है, कितनी संपत्ति आपके पास है, तो आप उन संपत्तियों पर फिर नियंत्रण रख सकते हो। ये मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करता है या असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, कैसे? उनको डिसीजन मेकिंग में मदद करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, और उस जानकारी के आधार पर, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट भविष्य के लिए डिसीजन लेती है। कैसे लेती है? जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि कैसे डिसीजन लेती है, कैसे अकाउंट बनते हैं, क्या होता है अकाउंट, क्या होती है मैनेजमेंट, क्या होता है क्रेडिटर, डेटर, ये सब कुछ, ठीक है। ट्रस्टी का भी कार्य करती है, ट्रस्टीशिप कहते हैं हम, क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर कंपनी के जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करने की, नियंत्रण रखने की उनकी जिम्मेदारी होती है। और उनके ऊपर जो है वो एक तरह से कंपनी के जितने भी आपके कोष होते हैं उनके ऊपर वो ट्रस्टी का काम करते हैं। और जो ये आपका अकाउंटिंग है, लेखांकन है, वो उनकी मदद करती है उन सारे संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने में। अगर मुझे ये पता है कि मेरी कंपनी में कितनी मशीनरी है, कितना फर्नीचर है, कितनी मेरे पास बिल्डिंग है, कितने मेरे पास मजदूर है, कितनी मैं उनकी सैलरी दे रही हूँ, कितना मेरे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है,
तो मैं उससे उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ कि अगर रॉ मटेरियल कम पड़ा हुआ है तो मैं और खरीद लूँगी, ज़्यादा है तो फिर मैं नहीं खरीदूंगी, उसको निकालूंगी पहले। तो आप उन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास मशीनरी है वो ज़्यादा है, आपको पता है इतनी मशीनरी है और आपको पता है ये ज़्यादा है मेरे लिए, तो आप उसमें से कुछ मशीनरी को डिस्कार्ड कर दोगे, उसको बेच दोगे या किसी और को दे दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो संसाधन है, जब तक आपको अपने संसाधनों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्योंकि अकाउंटिंग आपको वो जानकारी प्रदान करती है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। लीगल नीड भी होती है, ये वैधानिक रूप से भी आपके लिए कंपलसरी होता है कंपनीज के लिए कि वो अपने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करके रखें। एक तो टैक्स के पर्पज से ही, आपको पता है कि नया टैक्स आया है जीएसटी जो आया है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसके पर्पज से भी आपको अपने अकाउंट्स कंपनी को प्रिपेयर करके रखने होते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं आपके अकाउंट्स में कि हर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है आपने ठीक से लिखी है या नहीं, आपका टैक्स इतना ही बनता है या नहीं, आपने टैक्स ठीक से पे किया है, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे आपके यूजर्स होते हैं जिनको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो उनको भी आपको प्रोवाइड करानी होती है। तो लीगली भी हर कंपनी को अपने अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखने होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी ये आपकी मदद करती है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है हर डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपको पता होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो आप वहाँ पे दायित्व निर्धारण कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो किसी हर एक रिजल्ट से रिलेटेड, कि इस रिजल्ट के लिए ये रिजल्ट आया है इस डिपार्टमेंट का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप उसकी जिम्मेदारी वहाँ पे तय कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, या इसकी क्या उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग के। तो उद्देश्य तो आप देखोगे वही है, सबसे पहले है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है बिजनेस का, जो कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स का, जो कि ये करती है। हमने फंक्शंस में देखा कि अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि हर कंपनी जानना चाहती है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। वैसे भी जो प्रॉफिट कमाना है वो ट्रेडिशनली हर एक कंपनी का पहला लक्ष्य होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। हम देखें तो हर कंपनी शुरू ही इसलिए होती है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो इसलिए करता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। और हम प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, हम पैसा कमाना क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हो जो भी आपकी इनकम होती है सारी प्रॉफिट नहीं होती, क्योंकि जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो आप इस इनकम में से पे करते हो। तो जब ये एक्सपेंस आप इस इनकम में से माइनस कर देते हो तो जो आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये आपको बताती है अकाउंटिंग कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ताकि आप अपना फैसला ले सको उसके अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी दिखाती है वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति दिखाने का काम करती है आपकी बैलेंस शीट। वित्तीय स्थिति यानी एक तारीख पर, जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। वैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का भी हो सकता है, पर जनरली हमारा फाइनेंशियल ईयर वो 1 साल जिसके अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो और उस साल के आखिर में देखते हो कि क्या पोजीशन है आपकी बिजनेस की, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो जैसे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो इस 31 मार्च को आपके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो बैलेंस शीट इस 31 मार्च को, बैलेंस शीट आपको दिखाती है कि आपकी फर्म के कितने दायित्व हैं, मतलब आपकी फर्म को किसने किस किस से लोन ले रखा है, उसको किस किस को पैसा देना है, तो वो, और कैपिटल पूंजी, किस किस ने आपकी फर्म में पूंजी लगा रखी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप में एक व्यक्ति है, वो अप्राकृतिक है लेकिन वो मतलब नकली है लेकिन वो व्यक्ति है कानूनी तौर पर। तो कंपनी में कोई पूंजी लगा रहा है, मतलब उस आर्टिफिशियल पर्सन को कोई पैसा दे रहा है। तो जो भी उसको पैसा दे रहा है, वैसे तो वो उसका ओनर है कंपनी का, लेकिन क्योंकि वो कंपनी को पैसा दे रहा है तो कंपनी के लिए वो दायित्व है, क्योंकि कंपनी को वो पैसा एक तरह से लौटाने का उसका दायित्व बनता है कि अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है, मैं रियल इंसान हूं, पर मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं मैं कंपनी हूं और मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूं और मुझ में कोई पैसा लगा रहा है मुझे शुरू करने के लिए, तो जो वो पूंजी आ रही है वो मेरे एक तरह से दायित्व की तरह ही है, ठीक है। तो दायित्व प्लस पूंजी ये हमेशा इक्वल होती हैं आपकी एसेट्स की। एसेट्स होती है आपकी संपत्ति, जैसे कि आपकी हो गई कैश, बैंक का बैलेंस, डेटर, आपके मशीनरी, बिल्डिंग,
कोई भी आपकी फिक्स एसेट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एसेट क्या होती है, फिक्स एसेट क्या होती है, हर चीज के बारे में। तो आपकी संपत्तियां, उस पर्टिकुलर डेट पर कितनी पूंजी है, कितने दायित्व हैं, कितनी संपत्तियां हैं, ये चीज हमें बताती है। और इन सब चीजों की जानकारी को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, क्या स्थिति है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति, ठीक है। फिर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बताती है, तरलता। लिक्विडिटी पोजीशन भी आपको शो करती है। उसके बाद यह आपको अगर टैक्स फाइल करना है, तरलता मैं मतलब बता देती हूँ। तरलता का मतलब आपका होता है कि नकद कितना है आपके पास, ठीक है। आपके जो दायित्व है जो भी हैं उसको पे करने के लिए आपके पास कितना कैश है, उसको हम बोलते हैं तरलता। तो जो फर्म जितनी तरल होती है, इसका मतलब है उसके पास उतना ही ज्यादा कैश है, या ऐसी संपत्तियां हैं जिसको वो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी कैश में बदल सकती है, तो वो उतनी ही ज्यादा लिक्विड होगी, ठीक है। फिर आपको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को बाकी सारे जितने भी यूजर हैं आपके, जितने भी आपके उपयोग करता है उस इंफॉर्मेशन के, जिसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, किसी भी रीजन से, हर किसी का अपना रीजन हो सकता है, तो उन सबको वो इंफॉर्मेशन प्रदान करना, उनको कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है। तो हमने अभी तक अकाउंटिंग का मीनिंग देखा है, उसकी डेफिनेशंस देखी है, ऑब्जेक्टिव देखे हैं, फंक्शन देखे हैं, और उसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक देखी है। और हर चीज को अगर आप देखोगे और इनको निचोड़ोगे तो इसका निष्कर्ष वही निकलेगा सभी चीजों का, कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है, बिजनेस की लैंग्वेज, जो बिजनेस के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में आपको जानकारी देती है। और कैसी जानकारी देती है? वित्तीय जानकारी देती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, जिसको आप पैसे के रूप में माप सकते हो। ऐसी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है वो, और आपके सामने खोल के रख देती है, और फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपने फैसले ले सकते हो। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, ना सिर्फ उस बिजनेस, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिनका उस कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी रुचि लेता है किसी भी तरीके से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो उसके लेनदार हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब हम वही चीज देखेंगे कि कौन से ऐसे यूजर्स होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को, जिनका उनमें इंटरेस्ट है। पर ये यूजर्स होते कौन है? तो इन यूजर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर, जिसको हम आंतरिक उपयोगकर्ता भी बोलते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर, जिसको हम बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। दोनों के मतलब में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि आंतरिक उपयोगकर्ता या इंटरनल यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर होते हैं जो कंपनी के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन उनका उस कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, किसी ना किसी तरीके से वो उस कंपनी में रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब जो कंपनी के अंदर मौजूद है, तो दो मेन होते हैं आपके, हालांकि इसके अलावा भी होते हैं। एम्प्लॉइज होते हैं आपके एम्प्लॉइज या आपके जो वर्कर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है। मेन ये दो है, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अब ओनर, मालिक जो होता है, जो पूंजी लगाता है कंपनी में, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो आप ऑब्वियसली ये जानना चाहोगे कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि आपने अगर उसमें पूंजी लगाई है तो आप उससे प्रॉफिट चाहते हो कि वो आपको प्रॉफिट कमा के दे, ठीक है। आप कहीं पैसा लगाते हो तो उसका रिटर्न आपको चाहिए होता है। तो ओनर्स का सीधा सीधा उसके अंदर दिलचस्पी होती है कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उनको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है क्या वो सही है या वो कम दिया जा रहा है। अब देखो, ओनर और मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट यानी जो आपका के प्रबंधक होते हैं, आपका प्रबंध, कोई भी कंपनी होती है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, इसके मालिक तो होते हैं ये जो उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका काम काफ़ी फैला हुआ होता है, जिसके ओनर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, जिसकी पूंजी में लगाने वाले बहुत से लोग होते हैं, उस या जो बड़ी कंपनी होती है उसमें जो होता है काम बहुत ज़्यादा होता है, और उसका काम जो ये ओनर जो होते हैं इनके पास इतना ना ही तो स्किल होती है,
कौशल बोलते हैं जिसको, ना ही इनकी इतनी ज़्यादा टाइम और इतना वो होता है कि ये उस कंपनी को उसके सारे डिसीजन ले सके और उसको चला सके। वहाँ क्या होता है, ये मैनेजमेंट के हाथों में उसका काम सौंप देते हैं। ठीक है, पूंजी इन्होंने लगाई है और काम ये करते हैं सैलरी के बदले में। तो मैनेजमेंट क्या करती है, फिर उसका प्रबंध करती है, उस काम को देखती है, कंपनी को चलाती है, उसके डिसीजंस लेती है। मैनेजमेंट भी बहुत टाइप की होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडल होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। बिजनेस मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसको बिजनेस को चलाने का काम करती है। तो क्योंकि अब ओनर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं और मैनेजमेंट सारे काम कर रही है, तो ओनर्स ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट कैसे चला रही है उस कंपनी को, ठीक चला रही है, ठीक नहीं चला रही है, इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा है, कम है, कैसा है। तो इन सारी जानकारी वो कहाँ से लाएंगे, ये सारी जानकारी वो लेके आएंगे अकाउंटिंग से, अकाउंट्स से। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप अकाउंट्स बनाते हो वहां से इनको वो जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो आपकी 3 स्टेटमेंट बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसके अलावा बहुत सारी इंटरनल रिपोर्ट्स भी होते हैं, आंतरिक रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, जो कि बाहर के जो लोग होते हैं, ये जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इनके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन इनको पता होती है, मैनेजमेंट के पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये उसमें देखकर भी आप ये देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रबंध होता है उस कंपनी का, उसको भी ये देखना होता है कि वो जो फैसले ले रहे हैं बिजनेस के लिए, या जो बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, क्या वो सफल हो रहे हैं या वो विफल हो रहे हैं, क्या उन फैसलों की वजह से जो बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई कमी है, बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब इनको देखना पड़ता है और इनको ओनर्स को भी जवाब देना होता है। तो मैनेजमेंट को भी इस जानकारी की ज़रूरत पड़ती है कि फाइनेंशियली बिजनेस कैसा कर रहा है, और ये सारी जानकारी उसको मिलती है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स से, जो रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो होते हैं, इनको भी इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। क्यों दिलचस्पी होती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ जो है वो, या वर्कर्स जो है, ये सैलरी और वेजेस लेते हैं, और अगर मान लीजिए कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ये भी चाहेंगे कि इनको बोनस मिले, ये भी चाहेंगे कि इनकी सैलरी बढ़े। तो इसलिए इनका इंटरेस्ट रहता है कि हम ये जाने कि हमारी जो कंपनी है, हर किसी का नहीं रहता पर कईयों का रहता है कि जाने कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या कैसे चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो फिर ये मैनेजमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी दो, हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमें बोनस दो, इस तरीके से। तो इनका भी इंटरेस्ट रहता है। ये तो हो गए इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अंदर मौजूद रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, जो बाहर के हैं, जो कंपनी में काम नहीं कर रहे लेकिन कंपनी में किसी ना किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले है आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ठीक है, पोटेंशियल मतलब संभावित, ऐसे इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स का इसलिए इनका थोड़ा सा दिलचस्पी रहती है कि ये देखना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पैसा लगाना है अपना, मुझे पैसा लगाना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊँ। आपको पता है शेयर खरीदे जाते हैं कंपनीज के। ठीक है, तो अब मैं किस कंपनी में अपना पैसा लगाऊं, किस कंपनी के शेयर खरीदूं, ये मैं कैसे पता करूंगी। मैं पता करूंगी उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देख के, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर कि इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, इस कंपनी के प्रॉफिट क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं देख सकती हूँ कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैं कंपनी में काम नहीं कर रही हूँ। तो कंपनी की जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं उन पर मेरा जो है कोई भी किसी भी तरीके का मेरी पहुँच नहीं है उन तक। मेरी पहुँच कहाँ है, जो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं जो कंपनीज पब्लिश भी करती हैं, जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, तो मैं तो वहीं से देख सकती हूँ। तो इसलिए रिकॉर्ड जो होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिसमें मैं देख के फैसला कर सकती हूँ कि इस कंपनी में अगर मैंने पैसा लगाया तो कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको छोटा छोटा क्रेडिट देते हैं, किसी से आप उधार परचेज कर सकते हैं, छोटे छोटे जो आपको क्रेडिट देते हैं छोटे टाइम के लिए, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपकी कंपनी आपको कुछ उधार दे रही हूँ छोटा सा, या आपको उधार माल बेच रही हूँ, तो मैं ये तो देखना चाहूँगी ना आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, आप कैसे फाइनेंशियली कैसे हो। ठीक है, ऐसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो बड़ा लोन देते हैं,
बैंक वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए, तो वो देखना चाहेंगे कि फाइनेंशियली आप कैसे हो, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, आपकी तरलता लिक्विडिटी कैसी है, क्या आप मेरा पैसा टाइम पे चुका सकने की हालत में हो या नहीं हो, या आप दिवालिया होने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं मेरा पैसा दूंगी, वरना मैं मेरा पैसा आपको क्यों दूंगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी ये कहाँ से लेंगे, ये भी उन्हीं अकाउंट से लेंगे जो कंपनी पब्लिश करते हैं। तो इसलिए इनका अकाउंट में कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं इसमें दिलचस्पी होती है और अकाउंटिंग इनकी हेल्प करती है अपना फैसला लेने में। फिर होते हैं एम्प्लॉयज़, हालांकि इसमें एक्सटर्नल यूजर्स में लिखा हुआ है, पर एम्प्लॉयज़ को हम इंटरनल यूजर्स के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। टैक्स अथॉरिटी जो कर अधिकारी होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि इनको ये देखना होता है कि जो कंपनी टैक्स पे कर रही है, या कंपनी क्लेम कर रही है कि उसका टैक्स इतना है, या कंपनी क्लेम कर रही है कि उसका प्रॉफिट इतना है और उस पर इतना ही टैक्स बनेगा, वो सही क्लेम कर रही है या वो गलत क्लेम कर रही है या कोई गड़बड़ी कर रही है। तो वो कहाँ से पता करेगी, वो कंपनी के अकाउंट्स देख के पता करेगी। अकाउंटिंग उसे बताएगी कि ये कंपनी में क्या चल रहा है। फिर गवर्नमेंट बहुत सारी जो है रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट के। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है, वो इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देती है, फर्म्स को सब्सिडी देती है। तो अगर किसी फर्म की मतलब हालत ठीक नहीं है, किसी इंडस्ट्री की हालत ठीक नहीं चल रही, तो उसके लिए सब्सिडी दे देती। तो या फिर इनको खुद ऑडिटिंग करानी होती है फर्म्स की, तो उस चीज़ों के लिए इनको देखना होता है कि ये कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही है ये फर्म या ये कंपनी। या गवर्नमेंट को भी खुद से भी कभी कभी इन्वेस्ट करना होता है, तो उन सारे रीजंस की वजह से वो कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व समूह, जो ये देखना चाहते हैं कि ये कंपनी समाज के लिए क्या कर रही है, या समाज के लिए सही है या गलत है, कोई अनैतिक काम कर रही है, तो वो अकाउंट्स चेक कर सकती है। ऐसे पब्लिक भी कर सकती है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कंपनी के अकाउंट्स देखने में या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को जानने में। ऐसे ही कंपेटिटर जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो भी देखते हैं, ये तो खास तौर पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको ये देखना होता है कि जो कंपनी मेरी प्रतिस्पर्धा में है या जो मेरी कंपेटिटर है, जो मेरी कंपटीशन में है, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और मैं उसके मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, और मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या सामने वाली कंपनी में क्या कमी है जिसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने में। या हम जिस भी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी जो प्रोवाइड करा सकती है आपको अकाउंटिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ब्रांचेस और टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, हम बार बार अकाउंटिंग बोल रहे हैं, और हम जब भी अकाउंटिंग बोलते हैं तो हमारा जो मेन मतलब होता है अकाउंटिंग से, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, वित्तीय जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, उनको मेंटेन करके चलती है। पर अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं आती, और भी बहुत सारी अकाउंटिंग आप इसके अंदर शामिल होती हैं। बहुत सारी इसकी सब फील्ड्स होती हैं, सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं होती है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, जो फाइनेंशियल लेन देन है, या उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस वगैरह निकालना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, जिसमें कंपनी की संपत्ति और कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पर इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए होती है, जैसे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट यानी लागत। अब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उस चीज़ को बनाने में आपको लागत आती है, कॉस्ट आती है। भाई आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, लेबर लगा रहे हो तो लेबर को आप वेजेस दे रहे हो, बहुत से आप ओवरहेड्स भी होते हैं उसके, या फाइनल ईयर में पढ़ोगे। तो ये सारी जो लागत आती है, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रति इकाई और कुल लागत, तो पर यूनिट और टोटल कॉस्ट हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें कि ज़्यादा हमारी लागत ना आए। ठीक है, तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी कि कहाँ लागत आ रही है, कितनी लागत आ रही है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने में कि मेरी एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कितना कैश है मेरे पास, या
कितने एक्सपेंस हुए हैं, सैलरी कितनी पे करी है, डेप्रिसिएशन है कितनी है, टैक्स कितना बन रहा है, प्रॉफिट कितना है, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये कितना है, इंटरेस्ट आपने पे किया है। इस तरीके से जो भी आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं आपको प्रोवाइड कराते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग आपको लागत को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, प्रबंध लेखांकन, अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसने आपको 1 साल का रिकॉर्ड प्रोवाइड करा दिया कि इस साल में ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, ये मेरी एसेट या संपत्तियां हैं, ये मेरे खर्चे थे और ये मेरी इनकम है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग जो है कारणों के लिए आपको यूज़ करना है, या इस इंफॉर्मेशन से आपको फैसले निकालने हैं, इसका कोई रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके सामने रिकॉर्ड रख देती है, पर उन रिकॉर्ड्स को पढ़ना, उन रिकॉर्ड्स में से जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको निकालना, उसको एक तरीके से पेश करना ताकि उससे वो रिजल्ट निकल सके जो आप चाहते हो, और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो होती है, आपने पढ़ा भी होगा, आंकड़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं और फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालते हैं। तो रेशियो एनालिसिस में एक रेशियो होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। यानी आपने जितना कर्जा लिया है उसके मुकाबले में आपकी जो पूंजी लगी हुई है, ठीक है, वो कितनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें डेट पता चल जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें इक्विटी पता चल जाएगी। लेकिन जब हमें फैसला लेना है कि हमारा डेट और इक्विटी ये सही अनुपात में है या नहीं है, या किस अनुपात में, मतलब सही अनुपात में है या नहीं है, और हमें क्या निर्णय लेना है कि हमें डेट कम करना है, ज़्यादा करना है, इक्विटी का क्या करना है, तो वो फैसला लेने के लिए हमें इन दोनों को आपस में तुलना करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा, जो हम करते हैं रेशियो एनालिसिस की मदद से। और रेशियो एनालिसिस पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कराती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन रिकॉर्ड्स को अपने हिसाब से, अपनी टेक्निक्स के हिसाब से उनको जो है एनालाइज करती है और उनको प्रस्तुत करती है इस तरीके से मैनेजमेंट के आगे कि मैनेजमेंट उनसे डिसीजन ले सके। तो जो डिसीजन लेने का काम होता है वो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से होता है। लेकिन इस काम को करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड कराती है, या ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फिर टैक्स अकाउंटिंग होती है जो आपकी सारी टैक्स से रिलेटेड होती है, जीएसटी वगैरह है, तो टैक्स के पर्पस से जो भी आप अकाउंटिंग करते हो उसको हम टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, सामाजिक दायित्व अकाउंटिंग होती है। कोई भी बिजनेस होता है वो समाज का हिस्सा होता है, और बिजनेस जो है कोई भी काम करेगा तो उसके लिए जितने भी संसाधन होंगे, चाहे वो मानव संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, बहुत से लोग काम करेंगे तभी कंपनी चलेगी, उसका अस्तित्व ही उनसे होता है। फिर चाहे आपकी मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी संसाधन हो, सबका सब हम सोसाइटी से लेते हैं, समाज से लेते हैं। तो हर बिजनेस की ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समाज को कुछ ना कुछ लौटाए, चाहे वो किसी भी तरीके से लौटाए, चाहे वो उनको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए या कस्टमर को सेटिस्फाई रखे किसी भी वजह से। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी पब्लिक के प्रोग्राम होते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कंपनी जो भी काम करती है, उन सब की जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उन सब की अकाउंटिंग करते हैं का मतलब है कि उनमें उनको मनी के रूप में ट्रांसलेट करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्या कहते हैं, क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना और इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें करते। तो अकाउंटिंग करने का मतलब ही है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। यानी आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना, फिर उनका क्या कहते हैं सो वर्गीकरण करना और क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, और उनको कम्युनिकेट करना या रिपोर्टिंग करना, ठीक है। इन सारे कामों को करना, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग करना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 टर्म्स अब हम पढ़ेंगे। बुक कीपिंग,
अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग को हम बोलते हैं पुस्तपालन, अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लेखांकन, और अकाउंटेंसी को हम बोलते हैं लेखाकरण। ठीक है, मैं आप देखो एक डायग्राम बना रही हूं। एक ये बड़ा गोला है, इसमें से कुछ हिस्सा इसके अंदर है और इसमें से कुछ हिस्सा ये है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को आपको इस की मदद से समझाऊं कि क्या चीज़ क्या है, तो ये जो अंदर वाला गोला है ये है बुक कीपिंग, ये इससे बड़ा जो गोला है ये है अकाउंटिंग, और इससे बड़ा जो गोला है वो है आपकी अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी अकाउंटेंसी का पार्ट है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। अब इन तीनों के मतलब समझ लो। बुक कीपिंग का सीधा सीधा मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना, जहां आप अकाउंट्स बना लेते हो, जहां आप उनको क्लासिफाई करते हो। तो जब हमने अकाउंटिंग के जितने भी ये फंक्शन पढ़े हैं, इसमें इस स्टेप तक का, यहां तक का जितना भी काम होता है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज वगैरह आप बनाते हो, और उनको क्लासिफाई करना, उनके वर्गीकरण करना, जो आप लेजर अकाउंट बनाएंगे जब हम। ठीक है, क्या होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स बनाना, यहां तक का काम होता है बुक कीपिंग का, लेखांक पुस्तपालन करना। बुक कीपिंग का जो काम होता है वो आपका कम नॉलेज का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो भी कर सकता है। प्रारंभिक काम होता है, ये प्राइमरी काम होता है, और इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कुछ, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम होता है, उससे बाहर कुछ भी काम नहीं होता है। पूरा मैकेनिकल नेचर होता है, यानी यांत्रिक प्रकृति होती है इस काम की। थोड़ा निम्न श्रेणी का काम होता है ये। जूनियर स्टाफ इस काम को आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो आपको पता है एक्सपेंस मेरे को यहाँ लिखने हैं और इनकम मेरे को यहाँ लिखनी है। बैलेंस शीट बना रहे हो तो मुझे पता है एसेट जितनी भी होगी मैं यहाँ लिखूंगी, इसके अलावा कहीं जाएगी ही नहीं। वो लाइबिलिटी मुझे यहाँ लिखनी है, इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकती। तो ये काम जो है प्री डिसाइडेड है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी पहले से ही सारी डिसाइडेड है। तो ये काम आपका जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए बहुत ही सीमित ज्ञान की जरूरत पड़ती है, सिर्फ आपको ये रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखनी होती है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ठीक है, तो इस काम को बुक कीपर बड़े ही आसानी से कर सकता है। लेकिन इस काम के बाद यहां से ये जो काम स्टार्ट होता है ना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये काम आपका शामिल होता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, वैसे तो जनरली जब हम बात करते हैं हम इन तीनों चीजों को ही अकाउंटिंग बोल देते हैं, जनरली हम तीनों को अकाउंटिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ये आपका अकाउंटेंट करता है। इस काम को करने के लिए थोड़े सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने क्लासिफाई कर दिया, अकाउंट्स बना दिए। जैसे मान लो आपने एक एसेट का अकाउंट बना दिया, बिल्डिंग अकाउंट बना दिया, मशीनरी अकाउंट बना दिया, कैश अकाउंट बना दिया, आपने जर्नल एंट्रीज बना दी, रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगी। लेकिन फिर उनको समराइज करना, उनका एक संक्षेप में वो सारांश निकालना, फिर उनको उनकी व्याख्या करना और फिर उनको कम्युनिकेट करना, इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। उच्च स्तर का ज्ञान चाहिए होता है आपको, नेट रिजल्ट्स निकालने होते हैं आपको, फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी होती है, उनको कम्युनिकेट करना होता है। तो ये काम जो होता है थोड़ा विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, थोड़ा एनालिटिकल होता है, क्योंकि इंटरप्रेट जब आप करते हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यहाँ बनाते हैं समराइजेशन के दौरान, उसकी जब आप व्याख्या करते हो तो ये थोड़ा सा विश्लेषणात्मक कार्य होता है, एनालिटिकल प्रकृति होती है, आपको थोड़ा विश्लेषण करना होता है, एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। ये अकाउंटिंग में आता है, जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है वहीं आपका अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें अकाउंटेंसी का पार्ट होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये पूरी अकाउंटिंग में आती है। हमने पढ़ा ना अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी, इसको कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितनी भी हमने एक्टिविटी पढ़ी है यहां से लेकर यहां तक, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, सारी अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, बट इनमें से भी ये जो पहली 3 एक्टिविटीज है ना, इसको हम एक अलग से नाम दे सकते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बुक कीपिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। मान लीजिए एक संतरा है
अब संतरा तो संतरा ही है, ठीक है, लेकिन उस संतरे में एक छिलका है और छिलके के अंदर संतरे का वो फल है, उसकी फाड़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो है तो पूरा संतरा ही, लेकिन उसमें एक छिलका भी है, अलग से उसको आप छिलका बोलते हो और उनको फाड़ बोलते हो। तो इसी तरीके से ये है तो पूरी अकाउंटिंग, लेकिन इतने हिस्से को हम बुक कीपिंग कहते हैं। और ये सारा काम एक अकाउंटेंट भी कर सकता है, और यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो एक्चुअल असल अकाउंटिंग का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों मिला के आपका अकाउंटेंसी का हिस्सा होती हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, लेखाक्रम क्या होता है, जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं जिनकी मदद से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम किया जाता है, वो सारे सिद्धांत, वो सारे रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो टेक्निक्स, वो सारी की सारी आपको अकाउंटेंसी के अंदर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, उसके अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है, जो अकाउंटेंसी में दिए गए रूल्स, रेगुलेशंस और टेक्निक्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये तो हो गई बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। वैसे अगर हम जनरली जब बात करते हैं तो हम पूरे को अकाउंटिंग बोल देते हैं, अकाउंटेंसी बोल देते हैं, वो सेम चीज़ मानी जाती है, बट एक्चुअल में तीनों में डिफरेंस होता है। अब हम कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट देखेंगे। एडवांटेज या जो लाभ होते हैं अकाउंटिंग के, क्या लाभ हो सकते हैं? देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये अकाउंटिंग एक लैंग्वेज के तौर पे होती है, ठीक है। अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, इससे जो मैनेजमेंट है या कोई भी पार्टी है वो डिसीजन ले सकती है अपने, ये सारे इसके फायदे ही हैं। तो जब हम इसकी एडवांटेज देखेंगे, सबसे पहले एडवांटेज है मैनेजमेंट को हेल्प करती है। ये कैसे हेल्प करती है? अपनी खुद की परफॉर्मेंस को जांचने में, कि हम जो कर रहे थे पिछले 1 साल में, हमने जो भी फैसले लिए, आखिर में उसका क्या रिजल्ट निकला, वो मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। तो और भविष्य के लिए क्या फैसले लेने हैं, उसका जो बेस बनता है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है। कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी आपके पास कैपिटल है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लीगल मैटर्स में आपके पास सबूत के तौर पे काम करता है, क्योंकि अकाउंट्स में आप सब लिखते हो, ये खर्चे हुए, ये इनकम हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, इस पर इतना टैक्स बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, ये कह देते हैं कि आपने कम टैक्स दिया है, तो आप उनके सामने अपने अकाउंट्स रख सकते हो कि ये देखिए हमारे अकाउंट्स, ये खर्चे हैं, ये इनकम है, इसके हिसाब से इतना प्रॉफिट हो रहा है और यही हमारा टैक्स बनेगा। ये एक एग्जांपल था, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया, जब आप डिसीजन लेने होते हैं तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कौन देता है? वो देती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब आपको कोई चीज़ें कंपेयर करनी है, इस साल के एसेट पिछले साल के एसेट से कंपेयर करनी है, तो कैसे कंपेयर करोगे? आपको जानकारी होगी तभी करोगे। तो वो जानकारी कौन देगा? अकाउंटिंग देगी। टैक्स की लायबिलिटी आप निकाल सकते हो इससे, जैसे कि मैंने बताया। बिजनेस आपको सेल करना है, आप मुझे अपना बिजनेस सेल करोगे, मैं पहले क्या देखूंगी कि आपका बिजनेस कितना तो अच्छा चल रहा था, आपके बिजनेस में दायित्व ज़्यादा थे या एसेट उनका अनुपात क्या था, ठीक है, आपका बिजनेस की तरलता कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी। कहाँ से देखूंगी? आपके अकाउंट से। लोन लेना है आपको, वही चीज़ है, लोन लेना है। अब मैं बैंक हूँ, आप मेरे पास आओगे, सबसे पहले मैं बोलूँगी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मुझे दिखाइए। मुझे देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आप इस स्थिति में हैं भी नहीं या नहीं कि आप मेरा लोन चुका सकें, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये हेल्प करती है, साझेदारी खातों में इसी तरीके से। और कोई एरर या फ्रॉड निकालना हो, वही तरीका है कि आप के अकाउंट्स हैं, आप अकाउंट्स की जांच कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हो। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस निकालते हो, ठीक है। आपके पास इनवॉइसेस होती हैं, बिल्स होते हैं, हर चीज़ का एक कच्चा रिकॉर्ड होता है आपके पास, उनसे फिर आप जनरल बनाते हो, ठीक है। लेजर बनाते, अकाउंट्स बनाते हो, लेजर, इनमें आप इनको क्लासिफाई करते हो, फिर आप समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। तो इतने सारे आपके पास वो होते हैं कि आपके पास हर ट्रांजैक्शन का सबूत होता है यहाँ पे, इनकी बेसिस पे, जो आपकी बेस डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप, अगर आपको कुछ चेक करना हो अपने अकाउंट्स की, हम ऑडिट करवाते हैं,
कि हमारे अकाउंट ठीक बने हैं या नहीं बने हैं, तो उसमें आप कोई भी एरर हो, कोई भी फ्रॉड हो, आप उनको पकड़ सकते हो। अब अकाउंटिंग है, बहुत अच्छी है, लैंग्वेज है, सब कुछ है, पर जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो अकाउंटिंग के भी अपने नुकसान हैं। जैसे पहला है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल की तरफ हम जाते ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं गुणात्मक सूचना या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि 50,000 का हमने सामान खरीदा, लेकिन हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि 2 की हड़ताल हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको हम पैसे के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं, क्वांटिटेटिव डालते हैं, जिसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव हम इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, इसका क्या मतलब होता है? जब मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को होता है, और 31 मार्च को आपके अकाउंट्स बनते हैं। उस पिछले साल में, पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर अब तक आपने क्या काम किया, उसका आप लेखा जोखा इस 31 मार्च को शो करते हो। यानी जो साल बीत गया उसके आंकड़े आप आज दिखाते हो, ठीक है। तो जो साल बीत गया, जो बीत चुका है, तो वो एक तरह से हिस्टोरिकल डेटा हो जाता है, ऐतिहासिक लागत हो जाती है। दूसरी चीज़, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो और उसमें एसेट्स लिखते हो, एसेट्स हमेशा आपको पता होगा उसकी कॉस्ट पे, आपकी लागत पे लिखते हो। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग 5 लाख में खरीदी थी 2 साल पहले, तो वह आज भी 5 लाख रुपए में ही वहां पे दिखाई जाएगी। तो वो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, ठीक है, पुरानी लागत होती है। आज के ज़माने में मान लो वो वही मान लीजिए मशीन है जो आपने 2 साल पहले 5 लाख में खरीदी थी, आज के टाइम पे ही अगर आप इस मशीन को बाजार में खरीदने जाओ तो इस मशीन की कीमत 10 लाख हो गई होगी, लेकिन आपके अकाउंट्स में कितने वैल्यू पे शो होगी? 5 लाख पे, क्योंकि आपने 5 लाख की खरीदी थी। तो इसलिए ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आज की लागत नहीं दिखाता है, ये इसकी एक कमी है। आज प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस के लेवल में चेंज हो जाता है, उसका असर हमें नहीं दिखाई देता है। पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। देखो, वैसे तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको पालन करना होता है अकाउंट्स बनाने में, पर वो पूरी तरीके से ऐसे कठोर नहीं होता कि मतलब आपको ये करना ही करना है। जैसे डेप्रिसिएशन जब हम निकालते हैं, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, मेन 2 तरीके। एक होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस और एक होता है आपका दूसरे का मैं नाम भूल रही हूँ। तो डेप्रिसिएशन आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीके में तो ये होता है कि आप एसेट की वैल्यू में से उतनी डेप्रिसिएशन हर साल निकालोगे। तो जैसे मान लीजिए आपकी एसेट है 1 लाख की, 10% डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। हर साल 10,000 रुपये इसकी वैल्यू में से आपके लिए कम होते जाते हैं, आप इसको चार्ज करते जाते हो इसके अगेंस्ट। तो ये 90,000 बच गई। तो अगली बार भी आप इसमें से 10,000 ही डेप्रिसिएशन निकालोगे। अगली बार फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है ये। तो 10,000 काटोगे, फिर 10,000 काटोगे, फिर 10,000। तो ये एसेट जब तक आपके पास रहेगी, इसकी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, आप ये जो 1 लाख रुपये आपने इसके ऊपर लगाए हैं, ये डेप्रिसिएशन के रूप में आप वसूल रहे हो इससे, ठीक है। ये इसकी आखिरी तक आप उतना ही वसूलोगे, उतना ही चार्ज करोगे इसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू में क्या होता है, 10% डेप्रिसिएशन है ना, तो 1 लाख में से 10% गई 10,000, 90,000 बच गया। 90,000 में से 10% निकालोगे आप 9,000, 81,000 बच गया, इसका 10% निकालोगे 8100। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका निकाल सकते हो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, अगर किसी को नहीं याद है तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन बेसिकली ये होती है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में आपको कोई खर्चा नहीं होता है, आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि आपने एसेट खरीदी है, उस पर पैसा लगाया है, तो आप उसकी कुछ वैल्यू अपने प्रॉफिट से चार्ज करते जाते हो, उसमें से प्रॉफिट में से काटते जाते हो। हालांकि एक्चुअल में कोई पैसा नहीं कट रहा है, पर आप इसको काटते जाते हो। एक टाइम में आपने एसेट पे पेमेंट कर दी थी, खरीद ली थी वो इतने रुपए की, प्रॉफिट में से आप उसको चार्ज करते जाते हो, क्योंकि हर साल जैसे जैसे आप उस एसेट को यूज़ करोगे, जैसे मान लीजिए मशीन ही है, हर साल आप मशीन को यूज़ करोगे तो मशीन टूट फूट होगी, मशीन थोड़ा सा ख़राब होगी टाइम के साथ, ठीक है। वो वैसे की वैसी तो नहीं रहेगी, तो हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, और ये जो कम होती वैल्यू है इसको आप अपने प्रॉफिट में से भी माइनस करते जाते हो। तो टैक्स भी आपका फिर इससे बाद में कम बनता है, इससे
तो डेप्रिसिएशन आप कौन से तरीके से निकालते हो इन दोनों में से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी पर्सनल जजमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मैनेजमेंट जो है अपनी पर्सनल जजमेंट, अपने व्यक्तिगत निर्णयों की वजह से जो है वो डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने किस तरीके से वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो उसका भी असर पड़ता है। अपने हिसाब से वो उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं। यही बात है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पे आधारित होती है हालांकि, ठीक है, लेकिन ना ही तो इनका पालन करना बिल्कुल ही इससे ज़रूरी हो जाता है। और कई बार क्योंकि इनमें आपस में डिफरेंस होता है, कोई कॉन्सेप्ट कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस वजह से भी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कौन कौन से, फिर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे तो हमें पूरी देनी चाहिए, ठीक है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप हाइड कर सकते हो अकाउंट्स बनाते टाइम। विंडो ड्रेसिंग, वही पर्सनल जजमेंट की बात है, विंडो ड्रेसिंग आप करते हो, अपने अकाउंट्स को बहुत ही अच्छा दिखाने की आप कोशिश करते हो। फोरकास्टिंग के लिए अनसुटेबल होती है, भावी अनुमानों के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, पुराने आंकड़े आप दिखाते हो, तो कई बार जो भविष्य के लिए, क्योंकि आपको डिसीजन सारे भविष्य के लिए लेने होते हैं, तो उसके लिए ये कई बार अनुपयोगी हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। तो ये कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की, फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं अकाउंटिंग के, तो हम इन कमियों को दूर भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो पर्सनल जजमेंट का तो आप करोगे ही, लेकिन विंडो ड्रेसिंग से आप दूर रह सकते हो, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन को कंप्लीट दिखाओगे तो ये वाली लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप और आप वैसे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे है, पर आप उसको जो करंट प्राइस है उसको भी आप, एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नाम की अकाउंटिंग होती है जिसमें हम यही करते हैं कि करंट प्राइस पे दिखाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आप ये लिमिटेशन भी दूर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट टॉपिक में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं। ये कुछ 5 विशेषताएं हैं जो अकाउंटिंग में या अकाउंट्स बनाते टाइम या अकाउंट्स में होनी ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बने हों। तो सबसे पहला है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, जिसका सीधा मतलब होता है कि आपके अकाउंट्स विश्वास करने लायक होने चाहिए, ठीक है। वो सूचना बिल्कुल सही, सच्ची, वेरीफाइड या प्रमाणित सूचना प्रोवाइड कराते हों, वो होती है आपकी रिलायबिलिटी, जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सको। आपकी जैसे मैंने बताया इनवॉइस होती है, ठीक है, स्टार्टिंग तो इनवॉइस से ही होती है, जो आपके बेसिक या मेमो होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं, स्टार्टिंग जहाँ से आप ट्रांजैक्शंस का एक्चुअल रिकॉर्ड जो होता है वहाँ से आप निकाल के अकाउंट्स में डालते हो, जनरल एंट्री में डालते हो, ठीक है। तो इनकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट सही बन रहे हैं या नहीं, और कोई एरर होती है तो उसको दूर भी कर सकते हो। तो आपकी जो अकाउंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, ठीक है, सच्चे हों, वेरीफाइड हों, प्रमाणित हों, इनसे आप प्रमाणित कर सको, प्रमाणित कर लो उनको। दूसरा है रेलिवेंस, अनुरूपता। रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो भी आपकी सूचनाएं आपकी अकाउंटिंग प्रोवाइड करा रही है वो आपके सही टाइम पर सही व्यक्ति को वो सूचना मिले। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको सूचना चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो सूचना हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब आपके लिए फायदेमंद होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए मुझे मान लीजिए यही सूचना चाहिए कि डेट और इक्विटी का मेरा क्या रेशो है, ठीक है, और आप मुझे उसके साथ साथ एसेट का आंकड़ा दे दो, एसेट के भी आंकड़े दे दो कि इतनी एसेट है, इतने एक्सपेंस है। अब मेरे लिए तो रेलिवेंट ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ डेट और इक्विटी इन दोनों के बारे में जानकारी चाहिए थी। अब आप उसके अलावा मुझे कोई भी जानकारी दोगे वो मेरे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी जो है मेरी काम की नहीं है, फायदेमंद ही नहीं है। तो आप जो जानकारी आपको चाहिए, जिस समय चाहिए, जिस रूप में चाहिए, उस रूप में उस समय वो जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेलिवेंस, तभी वो रेलिवेंट होंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी आप अकाउंट बनाओ, चाहे कोई भी रूल इस्तेमाल करके बनाओ, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आने योग्य होना चाहिए, साधारण हो, मतलब सामान्य आसान लैंग्वेज में स्पष्ट हो, ठीक है। उसको पढ़ने में, उसको समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कंपैरेबल होना चाहिए, तुलनात्मक।
जब तक आप एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से तुलना नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, इस साल की बैलेंस शीट बना ली। उस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मशीनरी 5 लाख। 31 मार्च को मैंने बना ली, मेरे को ये पता चल गया। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का क्या करूं? मशीनरी 5 लाख, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मशीनरी 5 लाख, बट क्या ज़्यादा है, कम है, क्या है? मशीनरी 5 लाख का मतलब क्या है? पिछली बार से ज़्यादा कम है? तो देखा, पिछली बार मैंने तुलना की। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि पिछले साल ये कितनी थी, उससे पिछले साल ये कितनी थी। ठीक है, तो कोई भी आप अकाउंटिंग, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो वो इस तरीके से बनानी चाहिए आपको कि वो कंपेरेबल हो। ना सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पिछले सालों की कई सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सको, बल्कि आप उसको दूसरी फर्म से भी कंपेयर कर सको। और कंपेयर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। जो भी आप, जैसे पर्सनल जजमेंट पे मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था, जो भी तरीका आप लगाओ उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, उसमें हर साल चेंज ना करो। फॉर एग्जांपल मैंने दो इसके आपको बताया था, 2 तरीके से ये कैलकुलेट होती है। एक तो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड कि हर साल एक ही अमाउंट आप काट रहे हो। दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब परसेंटेज सेम है, अमाउंट अलग हो जाती है। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन को अगर मैंने इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाली थी और पिछले साल डिमिनिशिंग से निकाली थी, तो मैं दोनों को तुलना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं लैपटॉप की तुलना अवन से नहीं कर सकती। लैपटॉप की तुलना दूसरे लैपटॉप से हो सकती है कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, लेकिन लैपटॉप की तुलना अवन से या गैस से नहीं कर सकती। क्या तुलना करोगे आप? लैपटॉप अलग काम करता है, गैस अलग काम करती है। उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली, एक साल डिमिनिशिंग से निकाल ली, अगले साल स्ट्रेट से निकाल ली, तो आप क्या करोगे? अलग अलग डेप्रिसिएशन आएगी, अलग अलग तरीका है, अलग अलग टेक्निक है दोनों की, तो अलग अलग इनका असर होता है। इस वजह से क्या होगा, आप तुलना नहीं कर सकते एक साल के आंकड़ों को दूसरे साल के आंकड़ों से। हालांकि आप बदल सकते हो, आपके हाथ में है कि आप कब स्ट्रेट लाइन से निकालो, फिर जब आपको ठीक लगे आप डिमिनिशिंग से निकालो, लेकिन अपने खुद के बेनिफिट के लिए अच्छा यही रहता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ना चेंज करो। ठीक है, चेंज आप कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन सही यही रहता है कि आप एक तरीका निकाल के चलो। अगर आपको चेंज करना भी पड़े तो जब आपको ज़रूरत पड़े तभी करो, बार बार नहीं करो। ठीक है, फिर होता है फेथफुल प्रेजेंटेशन, भाई विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण होता है। जो भी आप प्रस्तुति कर रहे हो आप, वो ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। तो वही चीज़ है, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई आंकड़ा गलत नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने की वजह से आपका ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हो, या क्लोजिंग स्टॉक आप कम दिखा रहे हो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आ गया। प्रॉफिट कम दिखाने से क्या होगा, आपका टैक्स कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल सही और सच्चे आंकड़े ही वहां पे प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये जो 5 चीजें हैं ये आपकी अकाउंट्स के अंदर होनी ही चाहिए, अगर आप अपने अकाउंट्स को मतलब कह सकते हैं हम अच्छी क्वालिटी के जो अकाउंट्स अगर आप उनको बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के बेनिफिट पढ़े हमने, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, एट्रीब्यूट्स पढ़े जो इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक जो मैं इसका एक सारांश सा आपको बना के संक्षेप में बताऊं तो अकाउंटिंग हमारे लिए एक लैंग्वेज होती है जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के, उन सबको हमारे सामने पहचान के और रिकॉर्ड करके प्रस्तुत करती है, ताकि हम उनकी मदद से भविष्य के लिए डिसीजन ले सकें। चाहे हम उसके ओनर हैं, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे एम्प्लॉई हैं, चाहे हम कोई बैंक है जिसको जो लोन देने की सोच रहा है, चाहे हम कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, चाहे हम टैक्स अथॉरिटी है, चाहे हम गवर्नमेंट है, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है, ताकि हम भविष्य के लिए डिसीजन ले सकें। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग का काम। तो आज हमने अकाउंटिंग के बारे में इसका मीनिंग और इसका स्कोप पढ़ा, एक बेसिक सा हमने इसकी एक नॉलेज ली है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आज हम यही चैप्टर करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे उसमें हम जो बेसिक टर्म्स हैं
एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो हमने अभी बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज़ किए हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच।